अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, अगर उनकी बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और जो कुर्बानियों की अगर बात की जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो डेरा इस्माइल खान को भी ये एजाज हासिल है कि जो सईद अख्तर साहब हैं, जिया दौर में, जो मार्शल दौर के अंदर जहां लोगों ने कोड़े खाए हैं, जेलें देखी हैं, बल्कि इनको तो ये एजाज हासिल है जो अटक किला, अटक किले में भी तकरीबन कमोबेश 6 माह से जायद कर से इन्होंने गुजारा है। मजीद भी कुर्बानियां दी हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इन्होंने अगर कहा जाए सबक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनका दौर भी देखा है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर भी देखा है, आसिफ अली जरदारी साहब का भी दौर देखा है, और ये अभी तक अगर कहा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आ रहे हैं, और गालिबन अभी अगर तारुफ कराया जाए जो सूबाई कौंसिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे भी इनका ताल्लुक, बल्कि मेंबर हैं। और इसी तरह डेरा इस्माइल खान में सिटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी की भी ऑफर थी। यानी कुर्बानियों का जिस तरह मैंने कहा कि जिक्र किया जाएगा, सईद अख्तर साहब का भी किया जाएगा। अब सवाल ये होता है कि तमाम लोग जो इस किस्म की कुर्बानियों वाले होते हैं, वो पीछे क्यों रह जाते हैं पार्टियों में? सियासी नजरियाती लोग भी होते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, सईद अख्तर साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं, और इन्हीं की जबानी सुनते हैं जो हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो मौजूदा हालात भी हैं। और फैसल करीम कुंडी के ये अक्सर औकात कभी देखने में आता है, दोस्त भी होते हैं, फिर तनकीद भी करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले सईद भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप थोड़ा सा जो मौजूदा हुकूमत है, जो पाकिस्तान के अभी इत्तेहादी हुकूमत 16 माह जिसने पूरे किए, पीडीएम बना था, पीडीएम में पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी जमात थी, तो ये 16 माह आपने किस तरह देखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जुबैर शाहीन साहब, मैं आपका और आपके अमले का मशकूर हूँ कि मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी और ये मौका फराहम किया। और साथ ही में वो आपने कहा कि 6 महीने अटक किला, साथ में ये ऐड कर लूँ कि 4 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के डेथ सेल में मैंने बार फाइटर के साथ गुजारे थे। और उससे पहले भी जो है ना, किले से पहले भी नज़रबंदी है मेरी, और उससे पहले भी जो है ना, पुलिस तशद्दुद और जेल और थाने वो मैं देख चुका था। और जहाँ तक अगर कोई माली हिसाब से भी कुर्बानी की बात हो तो ज़रा मैं अब अच्छा नहीं लगता कि मैं नहीं वो नहीं, हाँ, बातें लेकिन वो करूँ। चीजें वो तो ठीक है, बयां है, लेकिन वो बिल्कुल तमाम बिल्कुल। जो है ना, मैंने एक इनके एक जज्बा था, एक लगन थी, और वो अभी भी है, लेकिन वो हालात मेरे वो नहीं है कि मैं माली हिसाब से वो कुर्बानियाँ दे सकूँ। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि भी ये 16 महीने के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं ये जो सोशल मीडिया है इस पे अक्सर जो है अपनी पोस्टें जारी करता रहा। और अमूमन ऐसा हुआ कि जो पोस्ट मैंने जारी की वो हफ्ते 10 दिन बाद जो है बयान हालात वही हुए। तो अगर ये, पहली बात तो ये है कि अगर ये जमातें यकजा होके और ये नो कॉन्फिडेंस ना करती, तो शायद जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में हम आज बैठे हैं, ये पाकिस्तान भी इस तरह का ना होता, मजीद डैमेज हो चुका होता। तो मैं इनका इस लिहाज से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उस मेरा भी वक्त ये के हिसाब यकीन है, से। हाँ, उस वक्त के हिसाब से कि सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में कोई सियासी पार्टी है। तो इन्होंने जो है, इनको कोई तश्तरी में रख के जो है, ये कोई ऐसी हुकूमत नहीं मिल गई थी कि जिसमें ये अयाशियाँ करते, बल्कि इन्होंने 16 महीने बड़ी तगोदो की, जद्दोजहद की। आप अब उन बातों को हर आदमी जानता है कि जो इन्हें चैलेंजेस थे, उनके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। यानी कि इस बात में इस हकीकत है कि रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानियां दी हैं, फिर इसमें इसमें कोई हकीकत। शक नहीं है। अगर ये जो है ना, इन्होंने अपनी सियासत को दांव पे लगाया और मुल्क को बचाया। इसमें आप देखें कि आईएमएफ से कर्ज मंजूर कराने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और जो अपोजिशन थी, चाहे वो नाम की थी या जैसी भी थी, उसने कितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, बल्कि मुल्क के खिलाफ तक हो गए हैं कि इन्हें जो है कर्जा ना मिले कुछ, और दीगर बातें सारी। जी। इसलिए मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, कि हर आदमी जानता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 16 महीने जो इन्होंने गुजारे हैं ना, इनका हम पे एहसान है कि भी इन्होंने 16 महीने में पाकिस्तान को किसी डगर पे डाल दिया अच्छा, फैसल करीम कुंडी की बात करते हैं। है। जी जी। आप उसके इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अब उसके दोस्तों में हैं, अपोजिशन में हैं, तनकीद में हैं,
क्या सूरत हाल है? फैसल करीम से मामला कैसे हैं आपके? यार फैसल करीम कुंडी को अगर ऐसे है ना कि एक तो आपका सवाल जो है ना ये मुझे बहुत ही अधूरा सा लग रहा है। देखना ये चाहिए कि भाई 15 साल पहले उसको जो है ना लोगों ने इलेक्ट किया था, सिर्फ एक दफा इलेक्ट हुआ है वो, और एक दफा इलेक्ट होने में उस, मैं तो ये कहूंगा कि वो तो एक नौज़ायदा बच्चा था जो जिस वक्त असेंबली elect- में गया, और ये उसकी जो है ना मैं कहता हूँ कि काबिलियत थी, उसकी जहानत थी कि अपने आप को उसने वहां मनवाया असेंबली में। आपको पता है कि भाई असेंबली में कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं, और पूरे 5 साल तक वो प्रिजाइड करता रहा है असेंबली इजलास, में बतौर डिप्टी। क्योंकि स्पीकर जो थी वो बीमार थी, उनको कैंसर था। और वो लोग जो प्रोपेगेंडा करते थे, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अंदर धड़ेबंदी थी यहाँ, जब उन्हें जो ना डिविजनल सदर बनाया गया तो उस वक्त एक बहुत बड़ा धड़ा जो था वो उनके अगेंस्ट था, और थोड़े से लोग उनके साथ थे, मेजर के साथ थे, और वो जो है एक 62 लोग थे, और पुराने और नए कारकुन काफी उनके साथ थे, और उन्होंने भरपूर मुखालफत की, बल्कि इलेक्शन में भी मुखालफत की थी, और इसके बावजूद उसने अपने आप को मनवाया, डिप्टी स्पीकर बना। और डिप्टी स्पीकर के टाइम पे जैसे ही वो एडजर्न होती थी असेंबली, इसका दूसरा पांव जो वो डीआई खान में होता था। सारी दुनिया गवाह है, आंखें बंद कर ले तो और बात है कि उसने जो है ना बंगला किराए पे लिया हुआ था, और वहां ना वो गर्मी देखता था ना सर्दी देखता था, वहां बैठता था, लोगों के लिए टेलीफोन करता था, लोगों को खत लिख के देता था, लोगों के लिए जाता था आता था। अच्छा, अब की क्या सूरत हाल है तो उनकी जी, उस वक्त भी आपने देखा और आज का फैसल मैं करीम? आज का भी ये बताता हूँ कि ये फिर उसने जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना डेरा इस्माइल खान का नाम पैदा किया, कि वो दूसरी मरतबा जबकि ये 16 महीने की जो हुकूमत आई, इसमें वो कोई इस तरह की नुमाइंदगी तो नहीं करता था, लेकिन उसने जो है वहाँ जाके मुशीर बना, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर बना, और स्टेट मिनिस्टर बन के जो है ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस हवाले से उसने डेरा की खिदमत की है, काफी सारे लोगों को जो है ना इनलिस्ट किया है उसने। और उसके बावजूद लोग जो है ना उनका तांता बंधा रहता था इस्लामाबाद, काम होना ना होना वो होता अल्लाह की तरफ से, लेकिन उस बंदे ने कभी शिकन नहीं डाली माथे पे, हर एक के लिए जो कुछ यानी कर जो सकता भी था वो है डी किया। खान हाँ, से जिसका भी ताल्लुक है अगर उसमें अगर मेरी अपनी जात की बात करें तो हो सकता है मैं उससे उसके इख्तलाफ गिरबान हो। पर हाथ डालने लगूं कि यार तो ये आपने यही मेरा पूछना काम चाहता क्यों हूँ नहीं कि किया। वजूहत क्या है, नहीं क्या ऐसी क्या नहीं, वजह है? वो मेरी नाअहली होगी, पता है क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि अगले आदमी की मजबूरी क्या है। अगर वो मेरा कोई काम करता उसका नुकसान तो नहीं था, लेकिन उसने हाथ पांव मारे हैं, लेकिन काम नहीं हो पाया, क्यों? उसकी अपनी मिनिस्ट्री में ना तो पोस्टें थी, ना कोई ऐसी मिनिस्ट्री थी, तो वो ये इसी वजह से आप स्टेट तनकीद मिनिस्टर था। करते हैं तो अक्सर औकात, जो तनकीद इसी नहीं, वजह वो से, तनकीद या और कोई करता हूँ मैं, पार्टी के ना कोई पार्टी मसाइल के होते लिहाज से करता हूँ मैं। मसलन ये कि जब वो डिविजनल सदर था तो उस वक्त मैं उसे कहता था कि तंजीमें न होनी चाहिए, लेकिन उसने इस तरफ कान नहीं धरा, और वही तंजीम जो उसे जो है ना विरासत में मिली थी ना, वो एक डेड तंजीम थी, उसने कुछ नहीं किया। और जो बात मैं उस वक्त जो है ना महसूस करता था वही हुई कि वो इसके गले पड़ गई। जी यानी काम तो उस तंजीम ने करना था ना, जी जी। लेकिन उस तंजीम ने जब काम नहीं किया और लोगों में मायूसी आ गई पीपल्स पार्टी में, तो वो कहने लगे कि ये पीपल्स पार्टी जो ने इसने बर्बाद कर दिया है फैसल फैसल करीम करीम कुंडी ने। हालांकि मुझे ये बताएं कि फैसल करीम कुंडी को हम जो है ना स्क्रीन से हटा देते हैं, कोई दूसरा आदमी है इनके पास? यही आपकी बात आगे बढ़ाते हैं सही भाई। अगर बात की जाए ना, जिस तरह कहते हैं मोरल ग्राउंड के ऊपर बात ली जाए, फैसल करीम कुंडी को अगर देखा जाए, दीगर जो हमारे सियासतदान है डी खान से, कभी भी उसको नहीं देखा किसी से उसने बदतमीजी की हो, किसी को गालम गलोच की हो। अच्छा, जिस तरह आपने कहा किसी को इनकार किया हो, अब बात वही है, जिस जो काम उससे होते थे वो करता था। लेकिन ये आज तक मेरे ख्याल ये खान वालों को समझ नहीं आ रही, ये पीपल्स पार्टी वालों, आखिर ऐसी वजूहात क्या है फैसल करीम कुंडी में? अगर अभी भी देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी धड़बंदियों में तकसीम है। जो आपके डिविजनल सदर हैं वो एक उसका अलग ग्रुप है, साबिक एमपी है, मजहर को आप ले लें, दीगर को ले लें, सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट सदर की बात की जाती है तो शायद फैसल के साथ है मलिक इकराम दर, वरना जो अभी सूबाई जो आपके रहनुमा वो आए हैं, अलहदा शो हुआ है। यानी फैसल के अंदर कोई ऐसी मनफी सरगर्मियां भी नहीं देखी जाती, काम भी करते जिनके किए भी, लेकिन ये वजह क्या है ये समझ नहीं आ रही, ये बेसिक वजह क्या है? दो वजह मेरे ध्यान में है। पहली वजह तो ये है कि फैसल करीम कुंडी एक तो उम्र के लिहाज से कम था, और उसने वो पीपल्स पार्टी में अपना मकाम हासिल कर लिया कि जो जितने पुराने थे
صوبہ سرحد کے یا دیگر پنجاب کے بھی کہہ لیں، وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، وہ لوگ جیلس ہو گئے. اور جو جیلسی ہوتی ہے نا، وہ پھر وہ دھڑے بندی کی طرف جاتی ہے، اور وہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، یہ کرنا، پھر وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اس کو چھوڑیں. دوسری بات میں وجہ بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واحد عوامی وہ جماعت ہے جس سے، چاہے وہ اس جماعت کا آدمی ہے یا نہیں ہے، وہ اس نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، لیکن توقعات پوری رکھتا ہے وہ اس سے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ نامساعد حالات میں رہتے ہوئے ہر لیڈر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں پورا نہیں اتر سکتا. نہ تو اس کے پاس اتنی ملازمتیں ہوتی ہیں، نہ اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی کو خوش کر سکے. اس لیے فوری طور پہ جو ہے نا، اس جس کا کام نہیں ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک وہ لوگ جو اس کے پہلے سے مخالف ہوتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں کہ بھی یہ آدمی آگے کیوں نکل گیا ہے. تو یہ جو ہے نا لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر کے تیزی لاتے ہیں اس میں، اور اس آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہتا. جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر فیصل کریم کنڈی نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی کی یہ شکل بھی اب نہ ہوتی جو اب ہے. اچھا اگر بات ورنہ کی آپ دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں یار، یہاں جو ہے نا فیصل کریم کنڈی تو صرف 5 سال کے لیے ایم این اے بنا ہے نا. اس سے پہلے دیکھ لیں 88 سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں، دوسری جماعتوں کو بھی موقع ملا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ فیصل کریم کنڈی جب آیا ہے تو کم سے کم اس نے یہ گیس کو لے آیا، اور جو چھوٹے موٹے کام ہیں. اچھا اگر بات کی جائے جس طرح جس ٹائم یہ اپوزیشن میں تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف وفاق میں تھی، یہی فیصل کریم کنڈی تھا، ان کے بھائی احمد کنڈی جو رکن صوبائی اسمبلی بھی تھے، ایک ریلی کا اہتمام کیا تھا مہنگائی کے خلاف. جی. اور ادھر ہی اگناس پارک سے تمام لوگ تھے. اب جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آپ بھی عام لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، لوور کلاس میں، جس سے ہم نے کہا کوئی وہ بھی نہیں، یعنی وہ آپ نے فائدے ہی نہیں لینا چاہتے، تو آج بھی شاید آپ بھی کہیں نہ کہیں یا کچھ وہ کہتے ہیں اس طرح کچھ گاڑیاں وغیرہ، یعنی ایک اچھا آپ کا وہ سیٹ اپ دکھائی بھی دیتا ڈی آئی خان والوں کو. تو اب جو ڈی آئی خان میں بلکہ ملک بھر میں جو اب صورتحال ہے مہنگائی کی، اب فیصل کریم اس کے اوپر نہیں نکلتا، نہ ہی احمد کریم نکلتا ہے. عوام جو ہے، اب عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کو چاہیے 2 وقت کا کھانا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، صحت کے لیے. اب کچھ ہے ہی نہیں. بچوں کو اگر کوئی چیز ملتی بھی ہے، ملاوٹیں، دودھ ہے کیمیکل والا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے کنٹرول میں تھیں. اب ڈسٹرکٹ انتظامی جو ہمارے افسران ہیں وہ تو کنٹرول میں تھے نہیں تھے، وفاقی تھے، صوبائی گورنمنٹ پہ اثر انداز. تو اب انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ظاہر ہے پھر عوام جو ہوگی، عوام یہ چیزیں تو دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے جس طرح نے سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ مہنگائی کے خلاف جو ہے نا ریلی بھی نکالتے تھے، بڑے بڑے جلوس بھی نکالتے تھے. لیکن اس وقت کی جو مہنگائی تھی وہ خود پیدا کردہ بھی تھی اس وقت کی حکومت کی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب سے بنا، اور جب یہ 18 میں یہ اقتدار میں آئی جماعت پی ٹی آئی، تو کتنا قرضہ تھا پاکستان پہ. اور جب یہ گئے 3.5 سال بعد تو وہ قرضہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. وہ تو میرے خیال سے ڈالر سے بھی ہوتا ہے نا، ڈالر پر نیچے ہو تو ڈالر دیکھیں، ڈالر سے ہوتا ہے لیکن کتنا ہوتا ہے؟ ڈبل. اب جو یہ 16 ماہ میں قرضے لیے اب جو پی ڈی ایم، میں بتاتا ہوں نہیں پی ڈی ایم نے کیا قرضے لیے، اب جا کے اس کو ایک قسط ملی ہے. اسے کہاں قرضے ملے ہیں پی ڈی ایم کو؟ $300 جو ہے نا، اس میں $100 جو کیا وہ ملے ہیں، ایک قسط ملی ہے. ہاں، ایک پھر وہ جا کے ملے گی. وہ تو قسط اب ملی ہے نا. 16 مہینے تو انہوں نے ویسے گزارے بیچاروں میں، کہاں سے. تو یعنی اسی قسط لینے کے لیے رگڑا لگاتے رہے. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے کہ جیسے ہم جہاں رہتے ہیں نا اس علاقے کی بات کر رہے ہیں، صوبہ سرحد کی بات کر رہے ہیں. صوبہ سرحد جو ہے وہ نہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھا اور نہ نون کے ہاتھ میں تھا. نہیں، نہ نون کے ہاتھ میں تھا. اب 16 مہینے میں 16 مہینے میں ایک مخصوص جماعت کے ہاتھ میں تھا. وہ تو کہتے ہیں نگران تھے ہمارا کچھ. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں سب کو پتا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی بڑی محنت کی ہوئی تھی. روزانہ میں دیکھتا تھا بیانات آتے تھے مہنگائی کے خلاف، لیکن کسی انتظامیہ کے افیسر کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی. اس کا ذمہ دار آپ کس وقت آتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جو افسران ہیں یہ بالکل جس طرح کے یہ جو ہے نا فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ ایک، میں کہوں گا کہ عطیاتی طور پہ جو ہے نا ایک منسٹر بنا تھا، اسٹیٹ منسٹر. تو اس کی کوئی مطلب وہ حیثیت نہیں بنتی جو منسٹر کی ہوتی ہے. جو ایم این اے تھا اور وہ جا کے جو منسٹر بنے. میں چھوٹی سی بات کیا کر دوں کہ 3.5
अरब रुपए के मंसूबों के ऐलान बार बार करवा रहे हैं और उस पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ ऐलानात पे और या मंसूबे हो रहे हैं, और एक मुरियाली से लेके जो है कुरैशी मोड़ तक का रोड जो है ना उसकी मरम्मत तक नहीं होती है, अभी तक नहीं, अभी तक काम भी नहीं शुरू है। नहीं हुआ। जितने के उन्होंने सिर्फ झंडे लगाए थे ना डेरा इस्माइल खान में, अगर उन्हीं झंडों के पैसों से मरम्मत कर दी जाती तो आवाम को हाँ, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग कितना चल रहा फायदा है। पहुंचता। हालांकि मौलाना साहब की मैं दिलो जान से कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और उन्होंने भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान की सियासत में जो मेगा है ना। प्रोजेक्ट भी अगर देखे जाए हाँ, तो उन्हीं बुलाए वो जो है ना 2008 का दौर जो है, वो जो है ना उनका मैं कहता रहता है, दो मैं मानता हूँ। जी, एक तो उन्होंने जो है ना जरी यूनिवर्सिटी दी, जी, और एक जो है ना ये जो है बाईपास, नहीं बाईपास नहीं, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल, नहीं नहीं वो भी वुमन नहीं, मेडिकल कॉलेज, कोमल भी नहीं, वो जो ये नहीं है चाइना कबाल रोड जो है, जी हाँ, सीपैक, सीपैक, ठीक। सीपैक उन्होंने दिए, दो है ये। तो ये ये जो मुफ्ती महमूद मुफ्ती हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के तमाम पैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने दिए, और हमारे सूबा सरहद में हमारी हुकूमत थी उसने जमीन दी थी, आपको ये पता हो। और ये बाईपास, नाम से जो है ना वो नहीं हो जाता, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब हमारे यहाँ के सूबा सरहद से ताल्लुक थे, डेरा इस्माइल खान के एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनके नाम पे जो है ना ये अस्पताल है, और होना चाहिए, अच्छी बात है, तो उन्हें ये याद मुफ्ती रखना महमूद चाहिए। जो स्कूल बनाया गया, ये उनके मरहूम मिन्नत है, उनकी हुकूमत थी यहाँ पूरे गुमल सूबे, मेडिकल कॉलेज, पूरे नहीं गुमल मेडिकल कॉलेज जो है ना ये नून की हुकूमत में आया था, लाया कौन था? सनाउल्लाह मियां खैल और अब्दुल हलीम कसूरिया, इन दो की मेहनत से वो आया था। बाद में हुआ एनएफसी और फलाना फलाना, मतलब तो जो उसमें वोट मौलाना मिटाती है फैजा, क्रेडिट तो उसी का होता है ना। नहीं जो लेके आए उनका ये है तो ना, फिर ध्यान वही भूल बहस गया हो था। जाएगी कि एटम बम जो है वो तो भुट्टो ने बनाया, वो भुट्टो ने बनाया लेकिन वो था, फिर नवाज शरीफ का नहीं credit। वो तो बटन दबाने से तो नहीं हो जाता, असल तो तो ये है। भुट्टो साहब ने भी खुद तो नहीं बनाया, वो तो फिर साइंसदान का नाम। लेकिन बात यह है कि साइंसदान को कौन लाया, भुट्टो लाया, पैसा कौन लाया, भुट्टो लाया, भुट्टो ने पैसे तो नहीं मांगे थे। यानी अब जो मौजूदा इलेक्शन में ये फिर बयान ये बनेंगे, फिर आपस नहीं, में मुखालिफ लेकिन समझ में जाएंगे। बयान ये तो बनते हैं, झूठ बोलते हैं। अब ये कोमल यूनिवर्सिटी जो ये भुट्टो ने नहीं बनाई, अब कहें कि भुट्टो तो यूनिवर्सिटी जो ने एक रखी थी, बाकी तो ये मिस्त्रियों ने बनाई थी, मजदूरों ने बनाई, इस तरह की। अब ये जो पुल है जी, इसका जो न संगे बुनियाद, मैं साथ था उस वक्त जुल्फकार भुट्टो, उस टाइम में। छोटा बच्चा था, मैं बस पे लटक के गया था पीछे, तो जब ये संगे बुनियाद मुरियाली पे रखा था पुल का, तो ये बंद बांधना शुरू हो गए थे, फिर जाओ लग के टाइम में आके उसे आगे ले गए। अच्छा, अगर बात की इस जाए बात- डेरा इस्माइल खान के हवाले से जी। थोड़ी सी बात कर लें आखिरी उसमें अपने। मियां खेल पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, केदार खान भी आ गए हैं जो आपके दोस्त थे, अल्लाह पाक गरीब रहमत, जो उमर खान मियां खेल साहब के बाद अब केदार खान है, और फतेहुल्लाह खान की जो पोजीशन है ये फखर की है, यानी ये तकसीम जमात इस्लामी में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। तो आप क्या देखते हैं डेरा सिटी से मुतवक्के जो इलेक्शन अगर होते हैं टाइम पर आइन के मुताबिक, अगर हो जाते हैं, बाकी पाकिस्तान है, माजी में कई ऐसी मिसालें हैं लेट गया, तो केदार खान को आप अच्छा उम्मीदवार देखते हैं, या कोई आप अपना एनालिसिस बताएं, क्योंकि आप पुराने हैं, सीनियर हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, तमाम हालात के ऊपर नजर भी रखते हैं, तो आपकी नजर में कौन सा मौजूद उम्मीदवार होगा? अभी मेरे सामने जो है ना सारे कैंडिडेट सामने नहीं है, तो मैं जो उसको मुतवक्के हैं, जो नहीं, जिस तरह फरहान होता है जी, कहते हैं वो अब मजहर खान है या ऐसे है ना, केदार है। जब अप्लाई कर देते हैं ना जी जी, तब सारे कैंडिडेट सामने आते हैं। अभी ये तो एक आवाज आया कि भाई फरहान साहब लड़ रहा है इलेक्शन और केदार खान लड़ रहा है, अच्छा मैं पूछता हूँ भी तीसरा कौन लड़ रहा है, तो उसका पता नहीं है। आपको पता है कि इलेक्शन जब होता है तो ये 50-50 कैंडिडेट होते हैं, तो हो सकता है इनसे बहुत ज्यादा बेहतर कोई आ जाए, और हो सकता है कि इन्हीं दो में से एक चुनना पड़ जाए हमें। तो ये दोनों जो है ना इस वक्त मौजूद कैंडिडेट है, अगर पार्टी में से जिसे भी, अब फिलहाल दो है ना, जी जी, जिसमें भी एतमाद करेगी ना हम उसे भरपूर सपोर्ट करेंगे, और हमें ये तवक्का है कि इंशाल्लाह इस दफा जो है विन करेंगे सिटी से। और रही वहाँ मियाँ ख्यालों की बात, फतेहुल्लाह खान मियाँ ख्याल जो वो पीपल्स पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, वो दूसरी तराजू वाली बात नहीं है, यानी पीपल्स पार्टी भी आप कह रहे हैं मामला तय हैं इंशाल्लाह ताला। और फखर मियाँ ख्याल जो है वो लेकिन वो पीपल्स फतेहुल्लाह पार्टी वगैरह के तो अली अमीन वगैरह से भी तमाम मामला थे उसकी गिरफ्तारी से पहले, देखें ऐसे है ना, तकरीबन मामला तो उधर भी मेरी बात सुनो, अगर अली अमीन खान आ जाता है मैं सरप्राइज होती मैं है। आपको एक बात बताता हूँ, ये खानदान ऐसा है कि ये किसी जमात का मरहून मिन्नत नहीं था, इनके अपने जो है ना 50-60 हजार वोट कह सकते पूरे हैं, डिस्ट्रिक्ट में हाँ डिस्ट्रिक्ट में बिखरे पड़े हैं, या मुख्तलिफ अपने, जगहों पे, हाँ एक यानी हर जगह पे और, बेहतर और हो। कुलाची में तो वादे इनके वोट हैं, ठीक है ना, दोनों जगह से इलेक्ट भी होते रहे हैं।
تو جہاں تک بات ہے نا یہ علی امین کے ساتھ یہ وہ، تو آدمی تولتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، صرف جو ہے نا الیکٹ ہونا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ خاندان ہمیشہ جو ہے نا خدمت کو نصب العین سمجھتا ہے، چاہے اپوزیشن میں ایک لمبے عرصے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے لیکن نا؟ یہ آپ کی بات ہے کہ خدمت میں کمی نہیں ہوتی، جو بھی کمی جائیں نہیں جو ہوتی، مسائل جتنے ہوتے ہیں یہ ہر وقت ان کے دروازے کھلے ہوئے یہ تو ہیں، یہ کوئی نہیں شک ہے کہ بھی الیکشن ہے تو یہ آگے ہیں اور الیکشن نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، ہر وقت یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے علی امین سے ملنا کوئی بری بات نہیں تھی، اور سب آج ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بھی پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اسے ہی موقع دینا چاہیے۔ اگر عوام چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی آئے تو بے شک، کیونکہ عوام کی رائے کا ہم احترام آپ کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ کھلا چھوڑا جاتا ہے پی ٹی آئی کو، جی علی امین آ جاتا ہے تو اس سے کوئی جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں، اب علی امین کی کہانی جو ختم ہو چکی ہے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھی اس جماعت نے جو کردار ادا کیا، اور 9 مہینے تو بالکل کل ہی کھول کے رکھ دیے، بلکہ میری بات سنیں، میری آئیڈیا آپ کھول کے دیکھ لیں، اس سے کئی مہینوں پہلے ان باتوں کا میں نے جو نا اپنی پوسٹوں میں ذکر کر دیا تھا۔ میں نے کہا یہ جو ہے عمران خان یہ شیخ مجید کے راستے پہ گامزن ہے، اور ابھی جو ہے نا وہ واقعہ نہیں ہوا تھا، ابھی یہ وزیر اعظم تھا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ ضیاء خان جیسا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے کہا ضیاء خان کو بھی تھپڑ لگے تھے، آپ کو پتا ہو، اس نے اقتدار ایسے نہیں دے دیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو تھے سویلین تھے، وہ گزر چکا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ملک قائم و دائم رہے، اور جو جتنی بھی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو میلی نظر سے دیکھنا چاہتی ہیں، ہم ان کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے اندھا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی کے حوالے سے ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کر لیتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سیاست اپنی اپنی جگہ، جس طرح آپ نے پہلے بھی بہت بہتر بات کی تھی، اچھی خوبصورت بات کی تھی کہ سب سے پہلے ہم پاکستان، اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتیں۔ اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ آ جائیں، جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، سلامتی کے ضامن ہوتے ہیں، پاک فوج ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ غلطی کسی کو ہے، کوئی ہمارے فورم موجود ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جاتا ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے دشمن قوتیں بھی آ جاتی ہیں آپ کے ہمارے ناموں سے، اس حوالے سے کوئی نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیے کہ سیاست کریں اداروں کے حوالے سے؟ جو دیکھیں نوجوان جو ہے وہ ایک ایسا ایک ذہن بن جاتا ہے، وہ ہے نا کہ سعید آشنا اپنا رہا وہ مدت تک، سعید آشنا نہ رہا، سعید آشنا اپنا رہا وہ مدت تک، لگے گی دیر بھی اتنی اسے بلانے میں۔ تو اس میں جو ہے نا کردار ادا کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس پہ جو ہے نا کوئی وقت لگائیں، کوئی پیسہ لگائیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بھی اپنا پیغام جو ہے وہ مثبت پہنچائے، اور ان کے ذہن جن نوجوانوں کے خراب کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، انہیں بڑے سال لگے ہیں، چلو ہمیں مہینوں میں جو ہے نا دماغ ٹھیک کر دینے چاہیے، جتنی بہتری لا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اداروں کی بات ہے، اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ہم نہیں ہوں گے، اداروں پہ انحصار ہے سارا۔ جیسے آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بٹگرام میں جو ہے جی وہ جو بچے ہیں جب بھی ریسکیو آپریشن اگر پاک فوج نہ ہوتی ہے، 2 بچے تو بچا لیے انہوں نے، 4 کی اطلاعات جو تھی ابھی پروگرام سے پہلے 4 ہمارے جو تھے ان کو ریسکیو کر لیا، بندیرہ بھی ظاہر ہے موسم ہے، اب یہی ادارے یہی فوج ہے۔ بس صرف میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے جو نا کام کرنا چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور جہاں جس کی جو ضرورت ہو وہ جو جمہوری حکومت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو قانون تو ہیں بنے ہوئے، لیکن ان کی عملداری نہیں ہے، ان کی عملداری جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ جتنی بھی کرپشن ہوئی ان کے جلد فیصلے ہونے چاہیے، جلد ان پہ ہاتھ ڈالا جائے تاکہ ہمارے جو قرضے ہیں بیرونی وہ بھی اتر جائیں اور ہمارے عوام جو خوشحال ہو جائیں۔ اور یہ مواقع جو ہے نا تمام عوام کو فراہم ہونے چاہیے، مثلا تعلیم کے، علاج کے، روزگار کے، اس پہ جو توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف نعروں تک محدود رکھا جائے۔ اور یہ جو آپس کی جو ہوتی ہے نا علاقوں میں نفرتیں پھیلانا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، فرقہ واریت سے بھی گریز کرنا چاہیے، لسانیت سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، ہمیں جو نا اپنے
अंदर जो ना एक यकजा होके और ये यूनिटी कौम का की जो तरफ ना, बढ़ना चाहिए। अब हाँ, काफी 75 साल कुछ हो लोग गए, अब एक दफा कह 76 देते साल हैं अब तो कि हजूम खत्म है। पाकिस्तान की जो ना कोई कौम नहीं है, ये एक हजूम है, ये बकवास बात है। कौम कौम है है, पाकिस्तान की, उसको बनाने वाले नहीं है हम और तो। इसके मौके आए हैं, सन 65 में देखा है देखा लोगों ने, हाँ, यानी ये जब कौम भी है, ऐसी कोई मुश्किल आई है तो एक कौम बनकर दिखा, हम साबित किया, हैं, कौम है, साबित बिल्कुल, किया। इसमें ये कोई भी एक शक नहीं। प्रोपेगेंडा है इसकी सभ्यता की, जी। तकसीम ही रहे हजूम वगैरह, कुछ हमारे दानश्वर वगैरह भी ये बातें करते। बारह जी फैसल नाज़रीन, करीम कुंडी के लिए मैं आखिरी में फिर जी ये हाँ, बात कह करे दूं करे फिर कि इख्तिताम फैसल करते करीम कुंडी साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना कोई भरपूर पार्टी पे यहाँ तवज्जो दें, और जो लोगों में बेचैनी पाई जाती है वो हमारे जो ना दिल हैं, जिगर हैं, जान है, उनकी बेचैनी खत्म करें, और यहाँ आप अपनी काबिलियत का लोहा बनवाएं और पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करें, और हम आपकी क़यादत में जो है एक बार फिर जो है ना कौमी असम्बली में राज करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसिल के मेंबर सईद अख्तर साहब मौजूद थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर कहा जाए न्यूट्रल खालिसतन नजरियाती वर्कर हैं, और हमेशा ही उन्होंने पार्टी की फलाह बहबूद के लिए काम किया, कभी ना ही लोटेइज्म पे किसी चीज पे एतमाद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पार्टी की आदत जिसको भी टिकट देती है, जो भी हालात होते हैं वो उसी को आगे वे करते हैं। और इस वक्त भी अगर कहा जाए जितनी धड़ेबंदी एक वाहिद है जो न्यूट्रल का किरदार भी अदा करते हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और फैसल करीम कुंडी को भी उन्होंने पैगाम दिया है, वो पैगाम भी हमारे जो चैनल की वसातत से पहुंचा है, और तमाम तर जो सूरत आपने खुद देखी है, अवाम के हवाले से, इलाके के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो क्वेश्चन हमारे जहन में थे वो भी हमने रखे हैं, और उन्होंने बताया भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा है, कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं। कुछ बातें जो उन्होंने की हैं वो भी, बल्कि एक आज जमीयत उलमा इस्लाम भी क्लेम करती है, आज सईद अख्तर साहब ने भी क्लेम किया है। फैसला अवाम ने ही करना है। तो अब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।